Hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So guys, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो आपके ICSE सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन के लिए आया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमने पहले ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। तो जिस किसी को भी ज़रूरत है नीचे लिंक दिया हुआ होगा, वो आप देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज़ यूजुअल मेरा पहला सजेशन यही रहता है कि आप पहले इस कॉलम को ज़रूर रीड आउट कर लीजिए। मैं एक बार आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ कि जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 40 मार्क्स का है और टाइम आपको मिल रहा है 1.5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट, all questions are compulsory and whatever is the marks for the given question that is given in your brackets। अब इतना रीड करने के बाद हम लोग आगे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सो सेक्शन ए में आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कंप्राइज ऑफ सिंगल मार्क्स। सो बेसिकली इट इज ऑफ टोटल 16 मार्क्स। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3 into 2 and matrix B is of order 2 into 2 then the matrix AB is of the order, ये किस ऑर्डर का होगा? तो चलिए मैं आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि मैट्रिक्स ए आपका 3 into 2 है और मैट्रिक्स बी आपका 2/2 ऑर्डर का है। ये क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स m into n फॉर्म में है और दूसरा मैट्रिक्स आपका n into p वाला फॉर्म में है, तो आपका a into b करने से ये जो मैट्रिक्स होगा वो m into p होगा। क्लियर है गाइज? तो अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत हो रहा है तो मैं आपके लिए एक सिंपल से एग्जांपल लेके आया हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका मैट्रिक्स ए है 3 5 -1 2 और मैट्रिक्स बी है 4 7। सो आप क्लियरली देख सकते हो कि मैट्रिक्स ए आपका 2 into 2 है और मैट्रिक्स बी आपका 2 into 1 है। सो बेसिकली आप यहाँ देखिए कि m into n है, ठीक है, और ये n into p है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? m into p, बेसिकली 2 into 1 आना चाहिए। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ आराम से इस प्रोसेस को देख सकते हैं पॉज करके। तो लास्ट में आप देखिए 47/10 आंसर आया, जो बेसिकली आपका कैसा मैट्रिक्स है? 2 into 1। सो हम लोग यहाँ से आराम से प्रूव करके भी आपको बता दिए कि अगर कोई मैट्रिक्स m into n है और दूसरा मैट्रिक्स n into p है, सो जो अगर आपका प्रोडक्ट होगा a into b, सो वो m into p होगा। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन answer is option number A, which is 3 into 2 or 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द परसेंटेज शेयर ऑफ SGST ऑफ टोटल GST फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ एन आर्टिकल इज। तो हमें पता है कि जब भी इंट्रा से स्टेट सेल होता है तो आपका 2 GST लगता है, एक आपका SGST और एक CGST, और दोनों आधे आधे लगते हैं, मतलब दोनों 50% लगता है। सो बेसिकली इसमें इंट्रा स्टेट में SGST का कितना टोटल परसेंटेज शेयर होगा? सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ 50%। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे यहाँ पर कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। तो AB जो है आपका वो पैरेलल है DC के, ये हमें दिख रहा है। सो देन द ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB का सिमिलर कौन सा होगा? सो ऑब्वियसली COD होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दो अगर पैरेलल है तो यहाँ आपका Z बन रहा है, सो दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसे उल्टा थोड़ा देखते हो कि ऐसे करके, तो आपको यहाँ देख सकते हो कि ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा। सो बेसिकली एंगल वाले थ्योरम से ये आराम से हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल COD, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे डिमांड कर रहा है द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 and 16। तो चलिए इसका सॉल्यूशन पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि लेट x बी द मीन प्रोपोर्शन। उस हिसाब से हमारा प्रोपोर्शन कैसे हो जाएगा? 9/x इज इक्वल टू x/16। यहाँ से हमारा आएगा x² इज इक्वल टू 9 into 16, विच इज़ x का वैल्यू आपका लास्ट में आ जाएगा 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, विच इज़ 12 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा है अ मैन डिपॉजिटेड ₹500 per month for 6 months and received 3300 as maturity value। हमें निकालना है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिम कितना होगा। गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चंस के हिसाब से हमारा प्रिंसिपल है 500, टाइम है हमारा 6 मंथ्स, मैच्योरिटी वैल्यू हमें मिलना था
3300, तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना इंटरेस्ट कितना होगा। सो बहुत आसान है, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। सो सबका वैल्यू पुट करेंगे और आप इजीली यहाँ देख सकते हो कि हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹300। अगर ऑप्शन से यहाँ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा 300 एंड दिस इज व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द क्वेश्चन सेज द सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग नंबर लाइन इज। आपके सामने एक नंबर लाइन है और आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहीं पर गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथ्स में हमने अभी तक फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो कि बेसिकली आपका जीएसटी हो गया, बैंकिंग हो गया, लीनियर इन इक्वेशंस, और लास्ट में हमने अभी हाल फिलहाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपका पूरा कर दिया है। और ख़ास बात क्या है कि मेरी एमसीक्यूज़ की कि ये अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर बन रहा है। जैसा सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग जितने भी मैं क्वेश्चन बना सकता था वो क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दोज वीडियोज़। आई होप दैट आपको वो वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चलिए इस चीज़ का आंसर हम लोग एक बार देख लेते हैं। -3 यहाँ पर क्या है, फुली डॉटेड में बेसिकली इंक्लूड होगा, और ये क्या है, फुली डॉटेड नहीं है तो मतलब ये एक्सक्लूड होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि एक रियल नंबर 9 है, और -3 इज लेस देन इक्वल्स टू x एंड लेस देन 2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 1, 9, 17, then the next 2 terms are, very easy question, let's see the solution part। जैसा ही क्वेश्चन में बताया गया, पहले 3 टर्म है आपके 1, 9 और 17। हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस आराम से मिल जाएगा कि 8 आएगा। फिर हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालना है, बेसिकली A4 निकालना है और A5 निकालना है। A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D, जिससे आपका A4 आ गया 25 और A5 आ गया आपका 33। बेसिकली नेक्स्ट 2 ऑप्शंस या नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या हो गए, 25 और 33। दिस इज बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विच इज 25 and 33 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी देन द करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स आर। और यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन पार्ट में ले चलता हूँ। हमें दिया हुआ था कि ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल क्यू आर पी, तो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी बनाया है और यहाँ पर ट्राइंगल क्यू आर पी बनाया। अगर आप सिंपल से देखेंगे आपको मिलेगा कि ए बी डिवाइड बाय क्यू आर और ये इक्वल होगा बी सी बाय आर पी। ये तो आराम से दिख रहा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, और बाकी जितने ऑप्शन से अगर आप उसे देखोगे तो वो ऑप्शन मैच नहीं करेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एफ एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन -x -7 इज। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन कि x बिलोंग कर रहा होल नंबर पे, और इन इक्वेशन आपका दिया हुआ था यहाँ पर -x ग्रेटर देन -7। अगर हम लोग दोनों साइड को -1 से डिवाइड करते हैं हमारा पता है कि साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो x विल बी लेस देन 7, और इसका अगर हम लोग निकालें क्या क्या वैल्यूज आएंगे, तो चूंकि x आपका बिलोंग कर रहा होल नंबर से इट विल स्टार्ट विद 0 एंड इट विल एंड अप टिल 6। ओके, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है जो कि आपका करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर 1.390, 0.359। द रूट्स करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने हैं। इसका बेसिकली बहुत ही ईजी आंसर है कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 1.4 एंड 0.36 इज द करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर दीज रूट्स। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि 1.5, 3, x एंड 8 आर इन प्रोपोर्शन देन x इज इक्वल्स टू। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1.5, 3, x एंड 8 वर प्रोपोर्शन। बेसिकली हमें पता है कि ये अगर प्रोपोर्शन में है तो 1.5 डिवाइड बाई 3 विल बी इक्वल टू x बाई 8 ये होगा। और अगर हम यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि x का वैल्यू क्या होगा, 4 आएगा। और अगर आप यहाँ पर 4 को ढूंढते हो तो आपको मिलेगा कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा 4 है विच इज़ द करेक्ट आंसर।
अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ अ पॉलिनोमियल 2x² - 7x - 1 इज डिविजिबल बाय x + 3 देन द रिमाइंडर इज। सो बेसिकली हमें निकालना रिमाइंडर क्या आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा fx है 2x² - 7x - 1 और gx है हमारा x + 3। पुटिंग gx इक्वल्स टू 0 हमें मिलता है x का वैल्यू -3। इसे हम fx में पुट करेंगे तो बेसिक से कैलकुलेशन आप यहाँ इसे पॉज करके देख सकते हो। तो आपका फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 38। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका 38 एंड दिस इज व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इफ 73 is the nth term of the arithmetic progression 3, 8, 13, 18 dash 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 then n का वैल्यू हमें निकालना है। ओके सो हमारा AP दिया हुआ था ये चीज़ 3, 8, 13, 18 डॉट 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 और बता रहा था क्वेश्चन कि 73 क्या है इज nth टर्म, मतलब कि कौन सा टर्म में आ रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन ये 73 जो है कोई एक टर्म है, कौन सा टर्म है हमें वो निकालना है। सो इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट वैल्यू जो है हमारा पहला टर्म आ जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 8 - 3 5। अब हम लोग बेसिकली इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं an = a + n - 1d। an है हमारा 73 क्योंकि हमें पता है कि वो एक वैल्यू 73 है। ए का वैल्यू हो गया 3, एन हमें निकालना है कि कौन सा टर्म है, मतलब किस वैल्यू पर एन का कौन सा एन का वैल्यू लेंगे कि हमारा 73 आ जाएगा। सो बेसिक से यहाँ कैलकुलेशन है, अगर आप यहाँ पॉज करके देखते हो तो आपको यहाँ पर एन का वैल्यू मिल जाएगा 15 विच इज़ द करेक्ट आंसर। सो हमारा 15 ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है एंड दिस इज व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका नेचर क्या होगा बेसिकली हमें वो निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कभी भी रूट का अगर नेचर निकालना पड़ता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें पता है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है 1। सो बेसिकली हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जिसे अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा आता है 0। तो 0 का मतलब होता है कि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ओके सो बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर होगा बी विच इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे और क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन है ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल सही है, मतलब कि ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें गलत निकालना है। सेकेंड ऑप्शन है ऑल नल मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यही ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि हर नल मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है। तो हम यहीं पे रुक जाते हैं कि हमारा यहाँ पर आ गया आंसर कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 2x² - 13x + k देन k इज इक्वल टू, चलिए निकालते हैं k का वैल्यू। सो हमारा fx दिया हुआ था x³ + 2x² - 13x + k और इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें दिया है gx x - 2 जो कि क्या है, फैक्टर है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये चीज़ इस चीज़ का फैक्टर है, अगर gx fx का फैक्टर है, मतलब कि अगर gx का वैल्यू अगर हम fx में पुट करते हैं तो ये इसे 0 कर देगा। यस अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो आपने अभी पकड़ लिया होगा मेरी बातों को। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से x - 2 है हमारा gx, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। तो हम लोग फंक्शन में या फिर fx में 2 वैल्यू पुट कर देंगे और 2 वैल्यू पुट करने के बाद आप आराम से देख सकते हो सॉल्यूशन को, और इसे जब हम लोग कंप्यूट करेंगे तो हमारा लास्ट में k का वैल्यू आ रहा है 10 विच इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका 10 एंड दिस इज व्हाट इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। सो फ्रेंड्स हमने अभी तक आपका सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू आर एंजॉइंग द सेशन एंड इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी प्रॉब्लम देन काइंडली लाइक द वीडियो एंड अगर इस चैनल पर कोई न्यू जुड़ा है तो काइंडली सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी को और आराम से हम लोग इसे भी कवर कर लेंगे। चलिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पर सबसे पहले अ मैन डिपॉजिटेड ₹1200 इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 1 year at 5% per annum simple interest. The interest earned by him on maturity is, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ था प्रिंसिपल 1200, टाइम दिया हुआ 12 मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5%
और बेसिकली हमें निकालना है कि इंटरेस्ट यहाँ पर क्या आएगा। सो हमें पता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। तो अगर आप यहाँ पर P की वैल्यू रखते हैं 1200, N की वैल्यू रखते हैं 12 और N प्लस वन हो जाएगा 13 डिवाइडेड 2 इंटू 12 और रेट है 5/100। तो आप यहाँ आराम से पॉज करके एक बार देख लीजिए, सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है और लास्ट में आपका ईजिली वैल्यू आ जाएगा आई का वैल्यू 390 विच इज़ द करेक्ट आंसर। सो 390 हमारा ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो हमसे कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 देन इट्स फैक्टर्स आर। तो हमें इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। सो गाइज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा रहा एफ एक्स और जी एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो डायरेक्टली हम लोग इसके डिवाइड करते हैं। आप यहाँ आराम से देख लीजिए सॉल्यूशन हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से जो हमारा एफ एक्स था उसे डिवाइड किया है। तो आप यहाँ आराम से एक एक सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको आराम से मिल जाएगा कि एक्स प्लस वन यहाँ पर आएगा। तो पहला फैक्टर तो हमें एक्स प्लस वन मिल गया। सेकंड क्या है, इसी से मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4 को देखते हैं तो एक्स स्क्वायर है और 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो बेसिकली एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, यहाँ से हमें 2 फैक्टर मिला और यहाँ से हमें एक फैक्टर ऑलरेडी मिल चुका था। तो अगर आप लास्ट में देखोगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1, और ये तीनों आपके फैक्टर्स हैं इस एफ एक्स के। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, जहाँ पर आपका x माइनस 2, एक्स प्लस 2 और x प्लस 1 फैक्टर हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट्स एंड मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल्स ए एंड बी। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल ए है और आर्टिकल बी है और इसका मार्क प्राइस आर्टिकल ए का 300, बी का मार्क प्राइस आपका 1200। ए का आपका रेट ऑफ जीएसटी 12% है और बी का है आपका 5%। सो बेसिकली अगर इस मार्केट प्राइस पे जीएसटी लगता है तो बाद में इन दोनों का हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले हम लोग ए आर्टिकल के रेस्पेक्टिव में देख लेते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सो ए आर्टिकल का मार्क प्राइस है 300 और रेट ऑफ जीएसटी हमारा 12%। तो बेसिकली जीएसटी हमारा कितना आ जाएगा, तो 12% ऑफ 300 करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। सो टोटल प्राइस ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो 300 पहले था और जीएसटी लगने के बाद 36, तो बेसिकली 336 हो जाएगा। अब हम लोग आर्टिकल बी का वैसे ही देख लेते हैं एक बार। सो आर्टिकल बी का क्या है कि इसका मार्क प्राइस आपका 1200 रुपीज़ और इसका जीएसटी लग रहा है 5%। तो जीएसटी कितना लग रहा है, तो 5% और 1200 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 60 रुपीज़। सो टोटल प्राइस ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो 1200 और प्लस यहाँ 60, तो 1260। लास्ट में हमसे बोल रहा था कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी को हम लोग ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर आपका 1596 ईजिली आ जा रहा है। सो यहाँ पर 1596 कहाँ है, तो आराम से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो कि यही आपका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो हमसे कह रहा है द सॉल्यूशन सेट फॉर द लीनियर इन इक्वेशन माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 लेस देन माइनस 4 वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है वो हमें देखना है। चलिए एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक लीनियर इन इक्वेशन जो आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो बेसिकली इसका सॉल्यूशन करने का मेरा जो तरीका है वो मैं क्या करता हूँ, एक पार्ट इसे ले लेता हूँ और इसे यहाँ पर सॉल्व कर लूँगा और सेकंड पार्ट ये रहेगा आपका और मैं ऐसे यहाँ सॉल्व कर लूँगा। और यहीं पर मैं बता दूं अगर किसी को लीनियर इन इक्वेशन में दिक्कत आती है तो ऑलरेडी 3 वीडियो बना हुआ है मेरा इस चैनल पे, आप सर्च कर सकते हो लीनियर इन इक्वेशन बाय बिंग बुकिश, तो आपको आराम से मिल जाएगी। और अगर आप इन 3 वीडियोस को देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इस चैप्टर से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो -8 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन -7 होगा यहाँ पर। ओके, सो -8 लेस देन इक्वल्स टू एक्स -7, तो अगर हम लोग -7 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो +7 हो जाएगा। तो बेसिकली -1 लेस देन इक्वल्स टू
x यहाँ पर बच जाएगा और इस टाइप का हम लोग सॉल्यूशन इधर देख लेते हैं। सो x -7 लेस देन -4 था, तो -7 को अगर हम लोग इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, +7 बन जाएगा। सो -4 + 7 बेसिकली आपका +3 आएगा। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं लास्ट में, तो हमारे पास क्या होगा, ये एक इन इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगा कि -1 लेस देन x लेस देन 3। बेसिकली हमने इसे कंबाइन किया। अब बेसिकली हमें क्या है कि x बिलोंग्स टू क्या दिया हुआ था, इंटीजर दिया हुआ है। अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो -1 क्या है, लेस देन इक्वल्स टू x है, मतलब -1 तो यहाँ पर रहेगा ही, और फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, और लेस देन 3 है मतलब 2 तक हम लोग जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। सो गाइज यू कैन क्लियरली सी दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन नंबर सी से क्योंकि यहाँ 3 भी डाल दिया है, लेकिन हम लोग को पता है कि लेस देन 3 था। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि 5a डिवाइड बाई 7b इज इक्वल टू 4c डिवाइड बाई 3d, देन बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो आपका कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ये बहुत आसान है कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा, क्योंकि जब हम लोग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो करते हैं तो एक बार 5a + 7 भी होगा, नीचे 5a - 7 भी होगा, वैसे इस साइड भी होगा कि एक बार 4c + 3d होगा, डिवाइड करेंगे 4c - 3d से। सो यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 विच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेक्शन बी, जिसमें आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 0 -1 7, और आपको निकालना है कि ए स्क्वायर क्या होगा। बहुत आसान है, एक बार हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो हमें ए का वैल्यू दिया हुआ था 2 0 -1 7, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही रहेगा, और ए इंटू ए हम लोग लिख देंगे। और यहाँ पर आपका बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन हुआ है, जो आप आराम से देख सकते हो अगर आपने मैट्रिसेस को सॉल्व किया है। तो मैंने बहुत ही क्लियरली यहाँ पर लिख दिया, और लास्ट में आपका ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4 0 -9 और 49, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। चलिए देखते हैं आपका ऑप्शंस। सो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा 4 0 -9 और 49। सो बेसिकली हमने सेक्शन बी भी इसके साथ कंप्लीट कर लिया है, और अब हम लोग आते हैं लास्ट पार्ट पे, सेक्शन सी, जिसमें आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन का अपना अपना सब पार्ट रहेगा। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कितना मतलब कि गहराई है और कितना आसान है, ये देख के आराम से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी बाय रोड इज 240 किलोमीटर and by train it is 300 kilometer. Okay, a car starts from station A with a speed x kilometer per hour, whereas a train starts from station B with a speed of 20 kilometer per hour. अब यहाँ पर आप सिंपल से देख लीजिए आपसे क्या क्या पूछा गया। तो अभी हम आपको पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपको बताएंगे कि टाइम टेकन बाय कार कितना होगा और टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना होगा टू रीच अपना अपना डेस्टिनेशन। सो मैं आपको यहाँ पर एक पिक्टोरियल व्यू दिखा दे रहा हूँ कि आपका स्टेशन ए रहा और ये रहा आपका स्टेशन बी। सो अगर हम मान लेते हैं ये रोड है और ये आपका ट्रेन वाला हो गया जगह जाने का। सो अगर बाय रोड जाते हैं तो ये 240 किलोमीटर पड़ता है अगर हम ए से बी जाना चाह रहे हैं, और वही अगर बी से ए जाना चाह रहे हैं और अगर ये ट्रेन वाला रास्ता है तो आपको 300 किलोमीटर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये डायग्राम क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं रेस्पेक्टिवली कार और ट्रेन के हिसाब से हमारा क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। बेसिकली हमें कार के लिए दिया होता है कि जब कार है वो आपका स्पीड है कितना x किलोमीटर पर आवर है, और अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो कार है तो बेसिकली बाय रोड ही जाएगी, तो बाय रोड जाने से कितना किलोमीटर हो रहा है 240 किलोमीटर, इसलिए डिस्टेंस हो गया 240 किलोमीटर। वही अगर हम लोग ट्रेन की बात कर ले तो ट्रेन का स्पीड जो दिया था वो बोला था कि जितना कार का स्पीड है उससे 20 किलोमीटर ज़्यादा है, मतलब 20 का स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, अगर स्पीड ऑफ कार x है तो स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगा x + 20। आई होप यू आर क्लियर ऑन दैट। और डिस्टेंस कितना होगा तो हमें पता है कि अगर ये ट्रेन से अगर जाना होगा तो रास्ता हमें 300 किलोमीटर लंबा पड़ेगा, तो डिस्टेंस आपका हो गया 300 किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया था कि कार को कितना टाइम लगेगा और ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। बेसिकली इक्वेशन क्या होगा, हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके लिए डिस्टेंस कितना है तो 240 है और स्पीड कितना है तो x, तो बेसिकली 240/x आपका हो जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 था और इसका ऑप्शन नंबर होगा ए। और अगर हम लोग ट्रेन की बात करें तो इसका टाइम कितना होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आपका 300, और आप आराम से देख सकते हो कि स्पीड कितना है x + 20। सो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
आपका पहला क्वेश्चन डिमांड कर रहा था कि कार को कितना टाइम लगेगा, तो 240/x हमने लाया था, और वही अगर ट्रेन की बात की जाए तो 300/x+20 आएगा। ये दोनों आपका आंसर हो गया। अब हम लोग एक बार में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे एक क्वेश्चन है कि इफ़ द टाइम taken by train is 1 hour less than that taken by the car, then the quadratic equation क्या फॉर्म होगा। तो देखिए हल्का सा मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। बेसिकली बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है कार से, मान लेते हैं कार को अगर लगता है 5 घंटा पहुँचने में ए से बी, तो ट्रेन को कितना लगेगा, तो ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है, तो बेसिकली 4 लगेगा। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आवर, ऐसा बोल रहा है कि 1 घंटा कम लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कार वाला जो इस टाइम लग रहा था उससे हम लोग ट्रेन वाला टाइम को घटाएंगे। अगर कार वाले टाइम से ट्रेन वाले टाइम को घटाएंगे तो इसका डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, तो 1। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू एग्जैक्टली डू। मेरे ख्याल से आपको बेसिक आइडिया पता चल गया था। तो ये रहा आपका कार का स्पीड और सॉरी टाइम, और ये रहा आपका ट्रेन का टाइम। तो इतना टाइम ट्रेन को लग रहा है, इतना टाइम कार को लग रहा है। तो अगर हम इनको माइनस कर दें तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा था, 1। तो बेसिकली अब हम लोग इसको खाली सॉल्व करेंगे तो x और x+20 कैल्सियम होगा x² + 20x, बाकी ऊपर 240 जो है आपका x+20 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 240x + 4800, और 300x से मल्टीप्लाई होकर 300x हो जाएगा। 4800 को यहाँ रखते हैं, 240x माइनस 300x करेंगे तो कितना आएगा, -60x आएगा, और ये x² + 20x इधर जाके मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, x² + 20x हो जाएगा। और अगर हम बेसिक से यहाँ करेंगे तो हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से आ जा रहा है, x² + 80x - 4800। तो याद रखिए कि आपका ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। Guys, you can clearly see that option number B, which is x² + 80x - 4800, ये आपका आ रहा है ऑप्शन, और यही हमने लाया भी था। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का कि द स्पीड ऑफ द कार हमें निकालना है। तो स्पीड ऑफ द कार कितना था, x था, और स्पीड ऑफ ट्रेन x+20 था। तो बेसिकली हमें x का वैल्यू निकालना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइड में आपका क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया है, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं खाली आपको हिंट कर देता हूँ कि हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी, x² + 80x - 4800। तो 80x को हम लोग स्प्लिट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो 120x - 40x के टर्म में हम लोग स्प्लिट कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसमें कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, x + 120 हो जाएगा, और 40x - 4800 है, तो इसमें अगर हम लोग -40 को कॉमन लेंगे तो हमारा x + 120 आएगा। अगर हम लोग x + 120 को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आएगा -120, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि स्पीड तो कभी निगेटिव मतलब हम लोग नहीं लेंगे इस केस में। तो x का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, तो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, तो x का वैल्यू 40 आएगा। यू कैन क्लियरली सी दैट ऑप्शन नंबर सी है आपका 40 km/h, एंड दिस इज व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ध्यान से समझिए क्वेश्चन। इन द गिवन ट्राइंगल PQR AB इज पैरेलल टू QR। अच्छा, तो AB जो है ये आपका पैरेलल है QR से, चलिए आपने देख लिया। और बोल रहा है QP जो है वो CB से पैरेलल है, मतलब ये जो QP है वो आपका CB से पैरेलल है। मेरे ख्याल से आपने इसे नोटिस कर लिया जो मैंने आपको अभी डार्क करके समझाया। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ट्रायंगल है जो ARQ से सिमिलर होगा। तो ARQ मैं आपको थोड़ा सा खाली डार्क करके दिखा देता हूँ, ARQ। तो ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ट्रायंगल ORC। तो आपको मैं दिखा दूँ, ORC यहाँ पर है। तो अगर आप देखो तो ये वाला जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो बेसिकली ये और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं। और बहुत ही आसान बात ये है कि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल आर आपका कॉमन है। तो हमारा पहले ही ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल एक्सियम या थ्योरम से आप इसे आराम से प्रूव कर सकते हो। तो हमें और ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, और ऑप्शन आपका गलत भी है एक हिसाब से। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ट्रायंगल ORC। अब नेक्स्ट हमारे से पूछा गया है कि अगर ट्रायंगल PQR, अगर ये ट्रायंगल आपका BCR एक्सियम से मतलब अगर सिमिलर हो जाता है तो किस एक्सियम से मतलब आपका ये सिमिलर कहलाएगा। मैं आपको एक बार थोड़ा मार्क कर देता हूँ कि PQR और BCR कहाँ होगा।
तो पी क्यू आर आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है, पी क्यू आर जो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, और बी सी आर आपका यहाँ पर एक छोटा वाला ट्राइंगल है बी सी आर। तो ये दोनों किस एक्सियम से मतलब कि सिमिलर हो रहे हैं? तो बहुत आसान है, आप पहली बात तो देखिए कि बी सी आर और पी क्यू आर में ये जो आर वाला ट्राइंगल है, सॉरी एंगल है, ये जो आर वाला एंगल ये तो कॉमन आ रहा है। और दूसरी बात क्या है कि इस साइड को देखिए और इस साइड को देखिए, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो बेसिकली एंगल से ही एक्सियम से ये सिमिलर हो रहा है। और मान के चलिए जितना भी हम लोग सिमिलैरिटी करते हैं उसमें ए और ए से मतलब आपका हो ही जाता है प्रूफ, तो इसलिए बेसिकली ये फेमस भी है। तो आपका यहाँ पर भी आप प्रूफ हो गया कि एंगल से ये सिमिलर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे डिमांड कर रहा है कि अगर क्यू सी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, सी आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और बी आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो आर पी का वैल्यू कितना होगा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये प्रूव कर दिया था कि ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये इस छोटे ट्रायंगल से आपका सिमिलर है। तो मतलब हम इसका रेशियो ले सकते हैं। तो हमें निकालना है आर पी की वैल्यू, मतलब ये जो लाइन अभी मैंने डार्क किया इसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ए वाला साइड लेंगे आर पी और इसे डिवाइड करेंगे आर बी के साथ, मतलब ये छोटा ट्राइंगल का ए वाला साइड लेंगे। नेक्स्ट हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल का ए वाला साइड लेंगे, मतलब क्यू आर लेंगे, और छोटे वाला ट्राइंगल का ये सी आर ले लेंगे। तो बेसिकली मैंने इसे ही यहाँ पर लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल बी सी आर आर पी बाई आर बी इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई सी आर। तो अगर आप हल्का सा नोट करेंगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आर पी हमें निकालना है, आर बी का वैल्यू 3 है, और अगर आप क्यू आर को देखो तो क्यू आर अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ 6 है और यहाँ से यहाँ 4 है, तो क्यू आर पूरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और सी आर तो आपका 4 है ही। तो उसी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है, और आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि क्यू आर का वैल्यू 10 है और सी आर का वैल्यू 4 है। तो बेसिक यहाँ कैलकुलेशन है जिससे आपका एक्स का वैल्यू ईजिली आपका 7.5 आ जाएगा। आपका यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो सी है 7.5 सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेशियो पी क्यू इज टू बी सी क्या आएगा? तो आपको यहाँ हल्का सा मैं दिखा दूँ कि रेशियो पी क्यू इज टू बी सी मांग रहा है, मतलब कि पी क्यू इज टू बी सी। तो आप यहाँ पर जैसे कि एक बड़ा ट्रायंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये एक इसका ले लिया गया, तो आप कोई भी ले सकते हैं कि नेक्स्ट आप इसको ले लीजिए बड़ा वाला ट्रायंगल का, और छोटा वाला का ये ले लीजिए। तो बड़ा वाला अगर आप क्यू आर लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये छोटा वाला कितना है इस ट्रायंगल का 4 है। तो मतलब कि क्यू आर पी क्यू इज टू बी सी ये किसके इक्वल होगा, क्यू आर डिवाइड बाई सी आर के इक्वल होगा। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, मैं फिर भी आपको एक बार इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। बेसिकली आपका पी क्यू बाई बी सी क्यू आर बाई सी आर का जैसे मैंने आपको समझाया वैसा लिख सकते हैं। तो क्यू आर का वैल्यू 10 है, सी आर का वैल्यू 4 है। 10 बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5/2 आएगा। दैट इज़ व्हाट आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ 5:2 एंड दैट इज़ व्हाट इज़ योर करेक्ट आंसर। अब हम लोग आते हैं पूरे पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे और इनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते एक एक करके। हमें दिया हुआ है एन ए टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका हमें दिया हुआ 3n+1 है, मतलब इस फॉर्मूला से हम लोग कोई भी एन ए टर्म निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें निकालना फर्स्ट 3 टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहला ये 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ ए एन का वैल्यू 3n+1। पहला 3 टर्म निकालना, तो a1 निकालना, तो n की जगह रखेंगे 1 तो हमारा आएगा 4। सेकंड टर्म निकालने के लिए n की जगह रखेंगे 2 तो हमारा आएगा 7, और थर्ड टर्म निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। तो 4, 7 और 10 आया, और आपका अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच हो रहा है। सेकंड में हमें निकालना था कॉमन डिफरेंस, वेरी इजी। हम निकालेंगे a2 - 7, 7 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ऑप्शन नंबर डी है 4, 7, 10 एंड दिस इज व्हाट इज योर करेक्ट, और सेकंड है आपका 3 एंड दिस इज व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। अब हम लोग एक साथ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टर्म है जो कि एपी का टर्म नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेंगे, और लास्ट हम लोग निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ओके, इसके लिए मैं हल्का सा लॉन्ग अप्रोच ले रहा हूं, और ये एक हिसाब से सही भी है, क्योंकि अगर बहुत ही बड़े बड़े वैल्यू मिलेंगे तो यही आपको अप्रोच काम देगा। तो पहला था क्या 25 है क्या टर्म, तो अगर मैंने यहाँ पर 25 को रखा
और यहाँ पर जैसे कि n का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया तो n का वैल्यू 8 आ जा रहा है। तो n का वैल्यू अगर 8 आ रहा है मतलब कि ये इस चीज़ का AP में टर्म है, हमें निकालना है कि कौन सा टर्म है जो AP का नहीं होगा। मतलब ये तो है, मतलब ये तो नहीं होगा। आपका ऑप्शन सेकंड था 27। 27 में अगर आप देखते हो तो आपका आएगा 26/6। तो बेसिकली 27 ही वो टर्म है जो कि AP का नहीं है। फिर भी मैंने आपके लिए आगे सॉल्व कर दिया है। तो आप यहाँ आराम से देख सकते हो कि अगर 28 का करें तो ये 9th टर्म है, 31st करेंगे तो ये आपका 10th टर्म है। सो बेसिकली आप आराम से क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर आप पी लगा सकते हो कि आपका जो 27 वाला टर्म है ये नहीं होगा। और लास्ट हम लोग आराम से देख लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स हमें निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d। n की जगह रखेंगे 10, 2 इंटू करेंगे ए हमारा था 4, याद है 4 7 10 हमारा टर्म्स थे। सो 4 हो गए और n-1 मतलब हमें 10th यहाँ रख देंगे, n का वैल्यू 10 -1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास 3। और यहाँ बेसिक से कैलकुलेशन 10/2 आपका आ जाएगा 5, 2 इंटू 4 आ जाएगा 8 और 9 इंटू 3 हम करें तो आएगा 27। सो बेसिकली 5 इंटू 35 होगा और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आ जाएगा 175। सो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कि ये इस AP का टर्म नहीं है। और लास्ट के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 175। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको हर एक सॉल्यूशन इजी वे में समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए क्योंकि इसमें जो मेहनत हुई है उसके लिए आप हमें जरूर अप्रिशिएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल डेफिनेटली मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।